हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम अपने एक नई वीडियो के साथ हैं, नए टॉपिक में फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे भाई वेक्टर्स के बारे में, कुछ आगे डिस्कस करेंगे। पहले हमने रिलेटिव वेलोसिटी पिछले वीडियो में की थी, और फिर रेंज विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। तो आज की वीडियो में हम किसके बारे में बात करते हैं भाई, जीरो वेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपका जो जीरो वेक्टर है वो होता क्या है, यानी जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो ही होता है। तो जीरो की अगर आपने डेफिनेशन देनी हो तो आप जीरो किस तरह से डिफाइन करोगे। तो देखो, सबसे पहले जीरो वेक्टर क्या होगा, द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो बट हैविंग आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। तो देखो भाई क्या होगा कि आपको डेफिनेशन बताइए, द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो, यानी जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो के इक्वल होता है, और क्या होता है, बट हैविंग आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, यानी आर्बिट्रेरी उसकी क्या होगी, डायरेक्शन, यानी कोई भी डायरेक्शन उसकी हो सकती है। जैसे हम, और इसको हम बोल देते हैं भाई जीरो वेक्टर को, और हम क्या बोल देते हैं, नल वेक्टर भी हम बोल देते हैं, नल वेक्टर। नल वेक्टर क्यों, क्योंकि नल का मतलब क्या होता है भाई, जैसे क्लास के अंदर बच्चे होते हैं, कोई बच्चे कम, कुछ बच्चे कम पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, तो उनको कई बार क्या बोल दिए जाते हैं कि बिल्कुल नल है। तो इसका मतलब क्या होता है, नल का मतलब जीरो। तो नल और जीरो दोनों एक ही बात है। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है बिल्कुल जीरो होगा, और उनकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन उसकी कोई भी हो सकती है। अब जैसे देखो, जीरो वेक्टर को आप कैसे डिनोट करोगे भाई, आप जीरो लिखते हो मैथ के अंदर, जीरो लिखा, इसके ऊपर हम लगा देते हैं एरो साइन, तो इसको हम बोल देते हैं जीरो वेक्टर। अब देखो, जो जीरो वेक्टर है वो आता कैसे है भाई, कैसे हम जीरो वेक्टर को निकाल सकते हैं, यानी कि सिंपल सी बात है, आप जीरो कैसे बनाओगे किसी भी वेक्टर के अंदर, या जीरो कैसे बनाओगे। तो देखो, जीरो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैथ्स के अंदर अगर हम जीरो बनाते हैं, कोई भी आपको एक नंबर दिया हुआ है, अगर उस नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपकी क्या बन जाती है, जीरो। तो उसी तरह अगर कोई भी वेक्टर दिया हुआ होगा, अगर हम उसको जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, जीरो वेक्टर। तो और दूसरा हम कैसे बना सकते हैं भाई, जैसे आपके पास +2 है, अगर इसको जीरो बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसके अंदर ऐड कर दोगे आप क्या, -2, तो तब भी आपका क्या बन जाएगा, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एनी वेक्टर टू जीरो वेक्टर, यानी किसी भी वेक्टर को अगर हम जीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, जीरो वेक्टर बन जाता है। जैसे ए हमारे पास कोई वेक्टर है भाई, इसको मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, जीरो वेक्टर के साथ, तो आपके पास क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा रिजल्ट में। ठीक है। दूसरा जीरो वेक्टर आप कैसे बना सकते हो भाई, बाई एडिंग ए नेगेटिव वेक्टर of the same vector itself, यानी कि अगर हम एक वेक्टर के अंदर उसी का क्या क्या ऐड कर देते हैं भाई, नेगेटिव वेक्टर ऐड कर देते हैं। जैसे हमारे पास ए वेक्टर है, अगर मैं इसके अंदर ऐड करता हूं इसी का नेगेटिव वेक्टर, तब भी हमारे पास क्या आएगा, जीरो वेक्टर। जैसे आपने वो एग्जांपल दिया था, यानी एक तो हमने +2 ले लिया, अगर हम इसी का क्या करते हैं, नेगेटिव लेते हैं और इसके अंदर ऐड कर देते हैं, तब भी आपके पास क्या आती है, जीरो। तो यही हमारे पास क्या था, सेकंड मैंने आपको पॉइंट बताया है, जीरो वेक्टर आप किस तरह से बना सकते हो। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, जीरो वेक्टर होते हैं, यानी जीरो वेक्टर को जब हम किसी के अंदर ऐड करते हैं या उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारे पास क्या आता है भाई, जीरो या नल वेक्टर हमारा आ जाता है। तो जीरो नल वेक्टर में इतना ही था। नेक्स्ट हम देखते हैं वही रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कि जो वेक्टर रिजोल्यूशन होता है वो कैसे होता है, आप उसको कैसे रिजोल्व कर सकते हो वेक्टर को। ये आपके रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, आपका ये यूज होगा ये जब हम अपनी थर्ड यूनिट करेंगे लॉज ऑफ मोशन के अंदर, उसके अंदर वेक्टर रिजोल्व करने आते हैं आपके, लेकिन क्यों रिजोल्व करते हैं, कैसे रिजोल्व किए जाएंगे,
तो इनके बारे में हम देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो देखो भाई, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमारे पास होता क्या है, यानी एक हमारे पास एक मेन वेक्टर दिया जाता है, उसको हम क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं टू कंपोनेंट्स के अंदर, और वो जो दोनों कंपोनेंट होते हैं वो आपके एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं भाई, ठीक है। और वो जिस वेक्टर को हमने स्प्लिट किया है दो कंपोनेंट में, वही वो दोनों कंपोनेंट एक साथ मिलके सेम रिजल्ट देंगे या सेम इफेक्ट डालेंगे उस अकेले वेक्टर जितना भाई, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं भाई, यानी इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, process of splitting of a single vector into two different vectors in different direction, which in different direction which produce the same effect, as by the single vector। यानी कि अगर हम किसी वेक्टर को दो कंपोनेंट के अंदर क्या कर देते हैं भाई, अलग अलग डायरेक्शन में स्प्लिट कर देते हैं एक वेक्टर को, ठीक है, अलग अलग दो डायरेक्शन में अलग अलग वेक्टर्स के अंदर, तो वो क्या करते हैं भाई, दोनों मिलकर सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आपका है वो सिंगल वेक्टर कर रहा था। एज एग्जांपल के लिए जैसे मैं देखता हूँ, ये मेरे पास क्या है, ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट से मेरे पास क्या था भाई, कोई एक वेक्टर है, यहाँ से मैंने इसको क्या मान लिया, आर वेक्टर मैंने इसको मान लिया भाई, ठीक है। अब मैं इस वेक्टर को रिजोल्व करूंगा दो कंपोनेंट में, तो दोनों कंपोनेंट, एक कंपोनेंट मैंने एक्स एक्सिस के लोग मान लिया भाई, एक मैंने क्या मान लिया, वाई एक्सिस के लोग मान लिया, तो इसको मैंने नाम दे दिया भाई, मान लीजिए चलो आर है, तो इसको मैंने दे दिया आर वेक्टर एक्स एक्सिस के लोग, और ये मैंने मान लिया आर वेक्टर वाई एक्सिस के लोग। आर एक्स और आर वाई क्या दिखाता है कि ये एक्स एक्सिस के लोग है, आर वाई दिखाता है वाई एक्सिस के लोग हमारा वेक्टर, और आर क्या है, वो सिंगल वेक्टर है जिसको हमने स्प्लिट किया है दो कंपोनेंट के अंदर हुई, ठीक है। तो देखो ये जो दोनों कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो दोनों सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे जैसा इस अकेले आर वेक्टर ने किया है। तो ये हमारे पास क्या होता है भाई, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आता है इस वेक्टर के अंदर। अब इस रिजोल्यूशन वेक्टर के अंदर हम इसको जरूरी नहीं हम ऐसे ही कंपोनेंट के अंदर डिवाइड करेंगे, ये वाई कंपोनेंट आपका इस साइड में भी आ सकता है। कैसे करेंगे, जैसे हम मान लेते हैं ये ओ पॉइंट है, यहां से हम ये वेक्टर ले रहे हैं आर वेक्टर, ये मैं रिजल्टेंट वेक्टर मान लिया। अगर मैं इसको दो वेक्टर के अंदर करता हूं तो एक वेक्टर तो मैं ये मान लेता हूं भाई, ये हो गया मेरा आर एक्स, एक्स एक्सिस के लोग आपका, और एक मेरा क्या होगा, ये हो जाता है भाई आर वाई, वाई एक्सिस के लोग। अब यहां से देखो, यहां पर कोई भी पॉइंट दे दो, एस टी एम पॉइंट दे दिए। अब देखो ये जो आर एक्स वेक्टर और आर वाई वेक्टर है, इसका जो हेड है आर वाई के टेल से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये आपके एक सिस्टमैटिक वे के अंदर भी होने चाहिए भाई, आपके आर वाई से जुड़ गया और दोनों का रिजल्टेंट क्या गया, ये तो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। इसमें क्या था, लेकिन देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर दोनों वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं आपके, हैं तो इसमें भी अलग अलग डायरेक्शन, इसमें एक सिस्टमैटिक वे के अंदर है, लेकिन इसमें क्या है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर हम इसका रिजल्टेंट दिखाएं तो क्या आएगा भाई, आपका दोनों के साथ 45 का एंगल बनाएगा आपका, यानी वो हमारा जो रिजल्टेंट है इस तरह से हम करते हैं, यानी उनका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो एक सिंगल वेक्टर के अलोंग हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था भाई, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर था। अब नेक्स्ट आता है भाई हमारे पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बारे में, इसको इसके पढ़ेंगे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यानी जो हमने एक्स एक्सिस के लोग और वाई एक्सिस के लोग जो कंपोनेंट दिखाए हैं, ये कंपोनेंट आपके कैसे आते हैं, कैसे हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे भाई।
तो आपको ये चीजें साथ साथ अच्छे से सीखते रहना भाई, अंडरस्टैंडिंग करते रहना इन सभी के बारे में। तो नेक्स्ट आता है भाई हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। इन ए प्लेन, किसी प्लेन के अंदर हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालेंगे भाई वेक्टर के। अब सबसे पहले देखो प्लेन, इसके अंदर क्या दिया है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, लेकिन कहां पर, इन ए प्लेन। प्लेन आपके पास कौन कौन से होते हैं, देखो हमारे पास 3 प्लेन होते हैं, जो आपके पास 3 एक्सिस होते हैं। ये इसको हमने मान लिया एक्स एक्सिस, ये आपका होगा वाई एक्सिस, और ये होगा आपका जेड एक्सिस। यहां पर हम सेंटर पॉइंट मान लेते हैं ओ। अब देखो अगर इस प्लेन की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है, एक्स और वाई कंपोनेंट है। अगर इसमें देखेंगे तो इसके अंदर कौन से भाई वाई और जेड है, इसके अंदर देखें तो इसमें कौन सा भाई जेड और एक्स। तो ये जो दो कंपोनेंट आए हैं इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, प्लेन बोल देते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। और ये जो तीनों कंपोनेंट होते हैं एक्स वाई और जेड, ये एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये आपने मैथ में ही पढ़ा होगा 10th क्लास में। तो इनमें से हमको ये प्लेन अपना सिलेक्ट कर लेंगे, एक्स वाई ले लेंगे, वाई जेड ले लेंगे या जेड एक्स ले लेंगे, जो भी हमारे लिए सुटेबल होगा कैलकुलेशन में। और उसके अंदर हम क्या निकालेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम इसके निकालेंगे किसी भी वेक्टर के। तो देखो इसके डायग्राम के लिए हम लेते हैं अपना एक प्लेन एज्यूम करते हैं और फिर उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम एज्यूम करेंगे भाई, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसकी डेफिनेशन देखो भाई। सबसे पहले हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होंगे, यानी व्हेन a vector is split, when a vector is splitted into two different vector component which are perpendicular to each other are known as rectangular component। उसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोल देते हैं उस वेक्टर के। देखो कुछ बच्चों को डेफिनेशन लिखने में दिक्कत होती है, तो इस वजह से मैं आपकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि प्लस 1 क्लास में जब बच्चे आते हैं 10th को पास आउट हो गए 10th से, तो उनको सबसे मेन प्रॉब्लम यही होती है कि इसकी डेफिनेशन हम क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में डेफिनेशन लिखवाता हूँ, आप इसको आसानी से कर सकते हो। अब देखो इसमें क्या दे रखा भाई, व्हेन ए वेक्टर इज स्प्लिटेड इनटू टू डिफरेंट वेक्टर्स कंपोनेंट व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी हम जिन दो वेक्टर कंपोनेंट के अंदर उस सिंगल वेक्टर को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे भाई, ठीक है। और उन्हीं दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम क्या बोल देंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। देखो नाम से पता लग रहा है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल आप कैसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो भाई, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ ऐसे। अगर हम यहाँ पर किसी भी पॉइंट के ऊपर देखते हैं, ये बी सी डी हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, अगर इसके पॉइंट के ऊपर देखें तो यहाँ पर दोनों क्या बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो दोनों जो कंपोनेंट है ये लेंथ और ब्रेड्थ एक दूसरे के साथ क्या है, राइट एंगल पे है। इस पॉइंट डी के ऊपर देख लो, सी के ऊपर देख लो, कहीं पर भी देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, राइट एंगल, यानी परपेंडिकुलर मिलेंगे ना एक दूसरे के ऊपर। तो रेक्टेंगल कंपोनेंट इनको हमने इसी वजह से बोला है, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट हैं ये एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो अब देखो भाई इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के लिए इसकी डेफिनेशन को मैं रब कर देता हूं। अब इसका मैथमेटिकल पोर्शन हम करेंगे कि किस तरह से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, अपना एक पॉइंट एज्यूम करते हैं O। ये हमने एक O पॉइंट एज्यूम कर लिया। अब हमें क्या बनाने हैं, यहाँ पर कोई एक वेक्टर लेना और उसके क्या बनाएंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, ये वेक्टर मैंने एज्यूम कर लिया भाई, ए वेक्टर मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आप बनाओगे, ये कैसा हमारा है, आर पॉइंट के ऊपर हमने इसको एज्यूम कर लिया भाई, ओ से आर। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने के लिए इसके दो कंपोनेंट बनाओगे जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री, तो ये ऐसे जा रहा है,
तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे बने भाई, अगर मैं एक्स वाई प्लेन ले लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा क्या होगा भाई, वाई एक्सिस हो गया। तो देखो ये जो दोनों कंपोनेंट है एक्स और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर है, और इसके साथ क्या बनाएंगे 45 इस तरफ एंगल बन जाएगा, 45 इस तरफ, टोटल 90 डिग्री यानी दोनों के साथ ये क्या बनाएगा इक्वल एंगल बनाएगा। ये नहीं है इसके साथ कम एंगल बना लिया इसके साथ ज्यादा एंगल बना लिया। जब भी हम किसी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर डिवाइड करते हैं तो दोनों वेक्टर के साथ वो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा आपका, यानी टोटल मिला के आपका कितना एंगल आएगा दोनों के बीच में 90 डिग्री। अगर इन दोनों को देखेंगे x और y तो 90 डिग्री, अगर ये जो हमारा वेक्टर है a वेक्टर और x एक्सिस के बीच में देखेंगे तो ये एंगल आपका कितना आएगा, ये भी 45 आएगा और ये भी कितना हो जाएगा 45, यानी जो भी दो कंपोनेंट बनेंगे उन दोनों के साथ वो क्या बनाएगा 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आप स्प्लिट करोगे कंपोनेंट को। आगे जब नेक्स्ट यूनिट आएंगे उसमें भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाओगे या वेक्टर को दो वेक्टर के अंदर स्प्लिट आउट करोगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों के साथ कितना एंगल बनाएगा 45 का एंगल बनाएगा, यानी जिसको भी हमें रिजोल्व करना है उसके साथ 45 एंगल इस तरफ बना दो और 45 एंगल दूसरी साइड बना दो, तो आपका वो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर आपका डिवाइड हो जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने दो कंपोनेंट इसके बना दिए, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, लेकिन एक्स एक्सिस के जो कंपोनेंट है उसको आप किसका नाम दोगे और जो वाई एक्सिस का कंपोनेंट है उसको आप किसका नाम दोगे भाई। तो ये हमारे पास क्या है ए वेक्टर था, एक्स एक्सिस के लोग मैंने इसको रिजोल्व किया तो मैंने नाम दे दिया ए एक्स वेक्टर, और वाई एक्सिस के लोग किया तो ए वाई वेक्टर। दो कंपोनेंट के अंदर मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब जो वेक्टर है इनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी भाई, पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी तो एक्स एक्सिस के लोग जो यूनिट वेक्टर होता है आई, ये क्या दिखा देता है भाई डायरेक्शन वो दिखा देता है, और वाई एक्सिस के लोग क्या दिखा देता है जे, जो जे यूनिट वेक्टर होता है वो डायरेक्शन को शो करता है वाई एक्सिस के लोग। तो ये यूनिट वेक्टर आपने ध्यान रखने, तीन यूनिट वेक्टर मैंने आपको बताए थे आई जे और के, जब हमने बात की थी वो स्टार्टिंग में वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, यानी जब मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट सिखाया था उस वीडियो में तब मैंने आपको यूनिट वेक्टर के बारे में बताया था। अगर किसी को नहीं आते हैं तो दोबारा से रिमाइंड कर सकते हैं, उस वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हो, उसमें आपको सारी चीज क्या मिल जाएंगी डिटेल में मिल जाएंगी। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, इस ए की वैल्यू हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे भाई। ठीक है, अब देखो इस वेक्टर के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, इसको थोड़ा आगे से आगे तक कर लेता हूँ ताकि हमें डायग्राम बनाने में थोड़ी दिक्कत ना हो। ये हमने मान लिया एक्स एक्सिस। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं इन दोनों कंपोनेंट की वैल्यू क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे भाई। तो भाई देखो आगे हम क्या करते हैं कि जो ये आर पॉइंट है यहां से हम दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, एक एक्स एक्सिस के ऊपर बना, ये हमने मान लिया कोई पी पॉइंट है भाई यहां पर, और एक डाल देते हैं वाई एक्सिस के ऊपर इस तरह से, ये हमने मान लिया भाई बना क्यू पॉइंट। ठीक है, तो दोनों हमने क्या कर दिए, दोनों साइड से इस आर वेक्टर जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया भाई एक्स एक्सिस के ऊपर भी और वाई एक्सिस के ऊपर भी। अब देखो जो ये पी आर वेक्टर है, अगर मैं यहां से इस पी आर वेक्टर को देखता हूं पी आर, तो ये किसके इक्वल है भाई, यहां से ओ क्यू के इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या है परपेंडिकुलर है हमारे, यहां से ओ क्यू अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको दिखाई दे जाए, ओ क्यू हमने दिखा दिया भाई यहां से, और यहां से जो क्यू आर वेक्टर है, क्यू आर वेक्टर वो किसके इक्वल है भाई ओ और पी के इक्वल है। ठीक है, यहां से बात आपने ध्यान रखनी है, जो पी आर है और जो ओ क्या है ये क्या है दोनों वाई एक्सिस के लोग हैं, यानी एक्स एक्सिस ये क्या है ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, और जो आपका क्या हुआ है वो किसके इक्वल है ओ पी के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है आपका वाई एक्सिस के लोग जा रहा है भाई आपके। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस ओ पी की और ओ क्या की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। अगर हम क्या करते हैं भाई, जो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है ओ ए जिसको हमने स्प्लिट किया है, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बट जो ओ आर वेक्टर है भाई ओ आर, यानी जो ये वेक्टर है ओ आर, ये हमारा मेन वेक्टर था, ये इक्वल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ना किसके ओपी प्लस ओ क्यू, ये बोल सकते हैं हम ओपी प्लस पी क्यू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, और इसको हम क्या लिख सकते हैं बाई ट्रायंगल लॉ, बाई ट्रायंगल लॉ। देखो एक जो हमने किया था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, उसके अंदर भी हमारे पास क्या था भाई ये देखना है, लेकिन आपने इसमें ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर हम क्या करें
स्टार्टिंग में कोई एंगल नहीं दे रहे, ना हम पैरेललोग्राम बना रहे हैं, ना कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं उसको एक प्लेन के अंदर हम उसको दिखा रहे हैं। तो सिंपल हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या दिया था कि जो रिजल्ट जो सिंगल वेक्टर होता है वो उन दोनों के इक्वल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो इक्वल कब आएगा, जब हम दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ से आपको पता है भाई कि जो O क्या है वो किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं यानी ओ आर इज इक्वल टू ओपी, तो एज इट इज एक्स एक्सिस के लोग प्लस हमारे पास क्या आएगा पी क्यू, यानी सॉरी ओ क्या होगा यहाँ पर ओ क्यू, ये ध्यान रखना ओ क्यू। देखो ओपी प्लस ओ क्यू इस टर्म में लिख सकते हैं ना इस वेक्टर को। अब यहाँ पर जो ओ क्या वो किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है ना, तो यहाँ पर पी आर हम लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि देखो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे इस ए एक्स की वैल्यू को और ए वाई की वैल्यू को, ठीक है, तो हमें अलग अलग ट्रायंगल नहीं लेनी पड़ेगी, इसलिए हमने इसको एक ही ट्रायंगल की साइड में कर लिया। अब देखो हमारे पास ओपी और पी आर दो अननोन साइड हमारे पास, हमें सिर्फ नोन क्या हमारे पास ये नोन है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम चले जाते हैं इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल के अंदर आप बताओगे, ओपी आर ट्रायंगल के अंदर हम चले जाते हैं, ओपी आर ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल का सिंबल बना दिया मैंने यहाँ पर इन ट्रायंगल ओपी आर। तो देखो ओपी हमारे पास अननोन है, ओ आर क्या है नोन है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था भाई, जब हम इस तरह से ट्रायंगल के अंदर किसी भी डायरेक्ट किसी भी साइड की वैल्यू करते हैं तो हम क्या करते हैं, अननोन क्वांटिटी डिवाइड बाय नोन क्वांटिटी, इसका रेशो निकालते हैं और इसका रेशो जिसके भी इक्वल आता है उसी के इक्वल हम इसको लिख देते हैं। तो यहां से देखो अगर हम जाते हैं, अगर मैं सबसे पहले निकालता हूं ओपी की वैल्यू, तो अननोन क्वांटिटी हमारे पास ओपी डिवाइड बाय नोन क्वांटिटी क्या है ओ आर है, इसकी वैल्यू हमें पता है ए वेक्टर, तो ओ आर इज इक्वल टू, अब देखो भाई ये हमारा बेस है क्या हाइपोटेनस, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस आपकी कौन सी रेशो बनती है, वही आपका फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद वाला, वही आप 10th क्लास में करते आए हुए बार बार। तो हमने क्या किया बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस बाय हाइपोटेनस हमारा क्या बन जाता है कोस थीटा। तो यहां से हम इसको किसके को लिखेंगे कोस, और क्या मान लेते हैं भाई थीटा एंगल मान लेते हैं। ये 45 डिग्री मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए बताया था, कहीं आप इसी को लिख दो यहाँ पर, ठीक है, थीटा एंगल हम मान लेते हैं भाई। अगर मैं यहाँ से ओपी की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो ओपी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई ओ आर कोस थीटा, ओ आर कोस थीटा हो जाएगी भाई हमारे पास, ठीक है। तो यहां से लिख सकता हूं मैं कि ओ पी, यहां से दिखाई दे जाएगा आपको ओ पी, तो ओ आर की क्या वैल्यू होगी भाई आपकी, ओ आर क्या है ए है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ए कोस थीटा भाई, ठीक है। ये हमने वैल्यू लिख दी ओ आर की ए कोस थीटा। अब देखो जो ओपी है वो कौन सा है ए एक्स है ना भाई यहाँ पर, ठीक है ओपी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ओपी की जगह मैंने क्या लिख दिया, यहां पर कर रहा हूं मैं ओपी की जगह लिख दिया ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा भाई, ठीक है। तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई, ए एक्स वाला कंपोनेंट हमारे पास निकल के आ गया भाई, यानी कि जो ओपी था उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस पी आर की, तो पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो फिर से वही अननोन बाय नोन, तो अननोन हमारे पास क्या है पी आर डिवाइड बाय नोन हमारे पास क्या होगी ओ आर। तो यहां से देखो ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस आपका क्या बनता है साइन थीटा स्टार्टिंग वाली से, तो यहां पर हमने लिख दिया भाई साइन थीटा। अब यहां से पी आर की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा ओ आर साइन थीटा। अब देखो यहां से पी आर किसके इक्वल है, यहां से ओ क्या के इक्वल है, और इसको हमने क्या माना था ए वाई माना था ना, और इसको हमने माना था ए एक्स। तो यहां पर हमने पी आर की वैल्यू क्या फाइंड आउट करी हुई, पी आर किसके इक्वल है ए वाई, तो यहां पर हमने लिख दिया ए वाई इज इक्वल टू ओ आर हमारे पास क्या है ए के इक्वल है, तो यहां पर हमने लिख दिया ए और इनटू में क्या होगा भाई आपका साइन थीटा। तो हमारे पास दोनों की वैल्यू यहां से आ जाती है भाई। अब देखो इन दोनों वैल्यू को हम इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम अपनी एज्यूम कर लेते हैं। इन दोनों की वैल्यू पी आर की और ओपी की हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं भाई।
तो बाकी एक्स्ट्रा चीजें मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से रब कर देता हूँ भाई, इसको यहाँ से मैं रब कर दूं इसको, ठीक है, या फिर चलो इसको रब कर रहा हूँ, अपनी वैल्यू वैल्यू हम अपनी रख लेते हैं जो हमें पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया भाई हमारे पास। तो इसके अंदर जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या इक्वेशन आती है भाई, यहाँ से ओ आर की वैल्यू तो हमारे पास ए वेक्टर ही थी, ए वेक्टर इज इक्वल टू ओपी, ओपी की वैल्यू यह थी ए एक्स, यानी इसको हम स्टार्ट में लिख सकते हैं ओपी को ए एक्स वेक्टर प्लस में पी आर हमने क्या माना था ए वाई वेक्टर। अब इनकी वैल्यू पुट करो भाई, तो ए वेक्टर की वैल्यू ए एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या ही है ए कोस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए कोस थीटा प्लस यहां पर हम क्या लिखेंगे भाई ए वाई को ए वेक्टर इनटू में क्या हो जाएगा भाई हमारा साइन थीटा, ये हमने लिख दिया भाई यहाँ से कोस थीटा और साइन थीटा के टर्म में हमने इसको लिख दिया भाई। अब यहां से देखो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू आ जाएगी भाई हमारे पास ए वाई ए साइन थीटा, और इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास ए थीटा, यानी दोनों कंपोनेंट की वैल्यू हमने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली ना भाई यहाँ से। अब मैं इसका क्या करता हूँ, मैग्नीट्यूड निकालता हूँ भाई कि मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आएगा, इसकी वैल्यू जब हम पुट यहाँ पर करते हैं तो देखो ये तो हमने क्या कर दी, टोटल इसकी वैल्यू निकाल दी, लेकिन इसके अंदर आपने ध्यान रखना है जो ए कोस थीटा वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और जो ए वाई है, जो ए साइन थीटा वो किसके लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है। अगर आपने इसमें एंगल देखते हैं तो देखो यहाँ पर एंगल आपका बन रहा है ना थीटा एंगल, अगर मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूँ आपका, ठीक है, तो देखो यहाँ से ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है, तो आप डायरेक्ट इसको देख सकते हो, जिस भी कंपोनेंट के साथ आपका थीटा एंगल बनता है, यानी यहाँ पर किसके साथ बन रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इसके साथ आपका क्या आएगा कोस थीटा, और यहाँ पर ये वर्टिकल कंपोनेंट है तो ये रिजल्टेंट इस वर्टिकल के साथ कोई भी एंगल नहीं बना रहा, और एंगल ये नहीं आप यहाँ पर आप एज्यूम कर लोगे, यहाँ पर एज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि जो ओरिजिन से चल रहा है वहां से एंगल हमें देखना है। तो यहाँ से देखो यहाँ पर कोई एंगल नहीं बन रहा है इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ यहाँ पर, तो ये क्या, तो ये कंपोनेंट किस में आ जाएगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट हमारा एज्यूम कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी भाई कि साइन का कंपोनेंट आप किसके साथ लोगे, और जो आपका कोस वाला कंपोनेंट है वो आप किसके साथ लोगे भाई। तो इन दो कंपोनेंट के अंदर हम क्या करते हैं, अपने वेक्टर को रिजोल्व करते हैं। अब यहां से अगर हम इसका क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, यहां से देखो डायरेक्शन है इसकी, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करें भाई, तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, इसको मैं यहां से रब कर देता हूं भाई, ठीक है, ये तुमने क्या निकाल दिया, इसका वैल्यू निकाल दी भाई, ठीक है, कि इसकी जो टोटल वेक्टर आएगा इसकी वैल्यू किस किसके इक्वल आ जाएगी। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करोगे भाई, इसके अंदर हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देते हैं, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या आएगा, बाय ट्रायंगल लॉ, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल लॉ से हम क्या करें भाई, यहां से देखो अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड के अंदर क्या आता है भाई, अगर इसका निकालते हैं तो देखो ये ट्रायंगल अगर हम लेते हैं यहां से, ये ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल वही है भाई हमारी ओपी आर ट्रायंगल के अंदर, अगर हम ओपी आर ट्रायंगल के अंदर जाते हैं तो ये क्या होगा, ओ आर का स्क्वायर। देखो अब हम इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल वाला रूल लगा रहे हैं, पहले हमने सिंपल ट्रायंगल लगाई थी ओ आर इज इक्वल टू ओपी प्लस पी आर, ठीक है। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल वाला लगाएंगे तो ओ आर का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा भाई, ओपी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या होगा भाई, ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर की वैल्यू, ओपी की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई ए कोस थीटा, तो यहां पर हम लिख देंगे या फिर स्टार्टिंग में लिख दो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। अब इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करो भाई, वैल्यू पुट करोगे तो आप क्या करोगे, ये आ गया भाई आपका ए कोस थीटा इसका स्क्वायर प्लस आपके पास आ गया भाई ए साइन थीटा इसका स्क्वायर, दोनों की वैल्यू हमने यहां पर क्या कर दी, पुट कर दी भाई, ठीक है। जब हम यहाँ पर दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो ए की वैल्यू निकल के आएगी, ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये होगा भाई आपका, अगर मैं इसको कंपोनेंट में रखता हूं तो देखो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से अगर मैं करता हूं इसका स्क्वायर था भाई यहाँ पर भी,
तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखो जो दोनों कंपोनेंट है उसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं ना यहाँ से। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। यानी ये जो कंपोनेंट हमारा इस पूरे की वैल्यू मैथ के अंदर फार्मूला होता है, ये किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल। तो यहाँ से आपका क्या आ गया कि जो ए वेक्टर का स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ गया, ए वेक्टर के स्क्वायर के इक्वल आ गया। लेकिन कब, जब हमने इसके दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को क्या किया था, ऐड किया था। ठीक है, तो जब हम इसके दोनों कंपोनेंट को क्या करेंगे, ऐड करते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। यानी दोनों को हमने वेरीफाई करके दिखा दिया कि जो दोनों कंपोनेंट हमने निकाले थे कोस थीटा और साइन थीटा के, दोनों हमारे क्या थे, सेम थे। यानी दोनों कंपोनेंट क्या हमारे ठीक है, क्योंकि जब हम इनको ऐड करके सिंगल वेक्टर इक्वल पुट करते हैं तो दोनों का रिजल्ट एलएचएस और आरएचएस क्या आती है, इक्वल आती है। तो इसका मतलब क्या हमारी ठीक है भाई। अब अगर मैं यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ, यानी वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो वैल्यू के लिए आप क्या करो, ये तो क्या था, इसका वेरिफिकेशन था। अगर इसकी वैल्यू निकालनी भाई आपने कि ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको नीचे वाला करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल वेरिफिकेशन के लिए था। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू आप कैसे निकालोगे भाई, यहीं से वैल्यू निकाल दो। ए वेक्टर आया था तो ए वेक्टर की यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, अनरूट हो जाएगा भाई ए एक्स का स्क्वायर प्लस में ए वाई का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या जाती है, वैल्यू आ जाती है इस वेक्टर की जो हमने स्प्लिट किया है दो कंपोनेंट वेक्टर के अंदर भाई। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारे पास ये आ गई। अब अगर मैं देखता हूं कि यहाँ से कितना एंगल बनाएगा इसके साथ ये, तो वहां से हम टेंजेंट थीटा भी निकाल सकते हैं भाई इसी ट्रायंगल से। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या दिखाता है भाई, डायरेक्शन को बताएगा, इसकी डायरेक्शन को। ठीक है, कि कितना एंगल बनाएगा। तो देखो इसी ट्रायंगल के अंदर ओपीआर के अंदर अगर हमारे लिए थीटा एंगल बनाता है तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू, टेंजेंट किसके इक्वल होता है भाई, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस आएगा भाई यहाँ पर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है हमारा टेंजेंट थीटा। तो परपेंडिकुलर हमारा ये है, बेस ये है, यानी इसकी वैल्यू क्या है, y एक्सिस के लोग है ए वाई वेक्टर, और ये क्या है, x एक्सिस के लोग है ए एक्स वेक्टर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए वाई वेक्टर डिवाइड बाय ए एक्स वेक्टर। तो यहाँ से हमारा एंगल निकल के आ जाएगा भाई, यानी जो स्लोप भी तो हमने निकाला था ना, जब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ किया था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किया था, उसमें हमने स्लोप निकाला था टेंजेंट थीटा का यूज करके। तो स्लोप वहां पर भी क्या आया था, y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। तो ये थे हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन। तो सबसे पहले हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकाले हैं, उसको निकाल के वैल्यू पुट करनी है, वहां से आप उसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, और बाद में हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू और उसका एंगल रिजल्टेंट का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे भाई आज वीडियो में थे। जैसी भी आपको वीडियो लगे मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, जैसा भी हो। तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू भाई।